वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे MPL 103 टी। ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट में थे। फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। लास्ट के हम 2 टॉपिक बचे हुए थे, GLP, ठीक है, और एक बायोएसए। ठीक है, बट हम लिंक करने के लिए एक और टॉपिक जो लास्ट से हैं CPCA लेके चल रहे हैं, CPCA, GLP और बायोएसए। ठीक है, ये पार्ट 2 में हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने CPCA देखा है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे CPCA, फिर GLP को देखेंगे, फिर बायोएसए को देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और ये नोट्स भी आपको नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप ईजिली डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि CPCA हमारी सेंट्रल काउंसिल है। ठीक है, सेंट्रल बॉडी है जो कि गाइडलाइंस रिलीज़ करती है कोई भी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होता है तो। ठीक है, एनिमल्स की भी लाइफ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी ह्यूमन की है। तो CPC ये है क्या? सबसे पहले तो इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। कमिटी फॉर पर्पज़ ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। तो ये क्या है? एक कमेटी है जो किस लिए बनाई गई, इसकी पर्पज़ क्या है? कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना एक्सपेरिमेंट को जो कि एनिमल्स पे करते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कमेटी एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। यहाँ से आपको एक MCQ मिल गया। 1960 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स। ठीक है, ये एक्ट पास हुआ था। It's regulate the use of laboratory animals in India and ensure that the animals are used only when scientifically justified and treated humanly। कि ऐसा नहीं है कि आपको बुखार की एक दवाई टेस्ट करनी है, कुछ बहुत ही बेसिक आपको काम करना है। मतलब बुखार की दवाई तो एक एग्जांपल हो गया कि अगर आपको बहुत बेसिक काम करना है उसके लिए भी आप एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर दो, तो एक साइंटिफिकली जस्टिफाइड होना चाहिए, तभी आपको एनिमल्स अलॉट होंगे। ठीक है, अभी देखेंगे कि बहुत सारी कमिटीज़ आएंगी, इनके अंदर सब कमेटी आएंगी। ठीक है, वो कैसे उस चीज़ को रेगुलेट करती है, इंस्टीट्यूशनल कमेटी आएंगी। ठीक है, अब एनिमल्स तो आपको मिल गया, अगर अलॉट हो गया एनिमल्स तो आप उसको एक ह्यूमनली ट्रीटमेंट दो। ऐसा नहीं कि उसको एक अच्छे कंडीशन में नहीं रख रहे हो आप, एक बहुत ही ह्यूमन कंडीशन में रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बेडिंग देनी होगी, बहुत अच्छी फूडिंग देनी होगी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है CPCA का? ठीक है, प्रिवेंट द अननेसेसरी एनिमल सफरिंग। कोई भी एनिमल्स है उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सफरिंग को हमें बचाना है। ठीक है, प्रमोट इथिकल एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, कि जो भी रिसर्च हो वो इथिकली सही हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा आप रिसर्च में, अगर आप 3 एनिमल्स के साथ भी कर सकते थे लेकिन आपने बोला नहीं भाई मेरे को 8 एनिमल चाहिए, तो ऐसा जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। हर एक एनिमल्स की आपको एक अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है और आप उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कमेटी को कि आप क्यों ले रहे हो। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर हाउसिंग एंड केयर, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास एनिमल हाउस है कि नहीं। उसके साथ जो रेगुलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, इनक्रेज अल्टरनेटिव मेथड्स टू एनिमल यूज़, एनिमल्स के यूज़ के अलावा आपका इन विवो मेथड्स जिसको कहते हैं, इन सिलिको मेथड्स। ठीक है, जैसे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं उनको अल्टरनेटिवली प्रमोट किया जाता है ताकि कम से कम एनिमल्स की डेथ हो। ठीक है, मॉनिटर द इंस्टीट्यूशनल एनिमल फैसिलिटीज़, जो भी इंस्टीट्यूट लेवल पे एनिमल हाउस है उनको मॉनिटर करना भी ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है। अब फंक्शंस क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कहाँ से आप एनिमल, कोई भी एक रिसर्चर एनिमल को कहाँ से प्रोक्यूर करेगा, इसके बारे में भी डिटेल में रेगुलेट कौन करता है? CPCSEA। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल हाउस, अप्रूवल ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट, फ्रेमिंग गाइडलाइन फॉर एनिमल केयर, मॉनिटरिंग इथिकल कंप्लाइंस, प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑन लेबोरेटरी एनिमल साइंस। मतलब मोर और लेस एनिमल्स से रिलेटेड, एनिमल रिसर्च, एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं सबको रेगुलेट कौन करता है? CPCA। ठीक है, अब देखते हैं इसके फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं, कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी जो होते हैं उसका अप्रूवल करना। ठीक है,
लेबोरेटरी एनिमल केयर की रिसर्च करना, कि देखना कि भाई उसके पास अब कुछ है कि नहीं रखने लायक। तीसरा है इंस्पेक्शन करना, ताकि वो चेक करना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लीगली वो सिचुएशन या इंस्टीट्यूट जो भी है कंप्लाई होना चाहिए। वेटनरी सुपरविजन उनके पास है कि नहीं, या फिर उनके लिए गाइडलाइन से रिलीज़ करना। रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, रिकॉर्ड आपके पास है कि नहीं, आपने कितने एनिमल को प्रोक्योर किया, उसके बाद कितने का डेथ हुआ, कितने का आप रिसर्च में। बहुत एक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, तो रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, डेली आपको लॉग करना पड़ता है, कितने बजे उसने फूड लिया, कितने बजे वाटर आपने दिया, क्या टाइमिंग्स थी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल फैसिलिटीज़ या इथिकल रिव्यू करना, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हो गए हैं, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल क्या क्या है। प्रिंसिपल 3 चीज़ की है। अब ये एग्ज़ाम में पक्का 100% क्वेश्चन आएगा आपका, 3R प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना एमवॉर्म में, ठीक है। पहला है रिप्लेसमेंट थ्योरी, कि आप बताओ कि एनिमल के अलावा कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं, या उन प्रोसीजर को प्रमोट करना जिसमें एनिमल के डेथ ना हो, ठीक है। सेल कल्चर कर सकते हैं हम लोग, कंप्यूटेशनल स्टिमुलेशन कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे हम लोग ड्रग को स्टडी कर सकते हैं या डिजीज़ को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है कि रिडक्शन, अगर आप ऐसे स्टैटिकली ऐसे डिज़ाइन करो अपने रिसर्च को कि जहाँ पर बहुत ही कम एनिमल का यूज़ हो, ठीक है। तीसरा है रिफाइनमेंट, कि वो प्रोसेस को इतना रिफाइन करो कि मतलब उसमें मैक्सिमम एनिमल का यूटिलाइजेशन हो। जैसे आप एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक टेस्ट कर रहा है कोई, ठीक है, कोई स्टडी कर रहा है, उसने 2 तरीके के एनिमल को इनकॉर्पोरेट किया। पहला एक सैम्पल एनिमल और टेस्ट एनिमल, ठीक है। अब सैम्पल एनिमल पे को दिया गया, सैम्पल एनिमल को स्टैंडर्ड ड्रग या फिर नो ड्रग दिया गया, ठीक है, और टेस्ट एनिमल को आपको ड्रग दिया गया। तो ये जो सैम्पल एनिमल है आपकी, जब ये स्टडी एक टेस्ट एक पूरा हो जाता है, तो ये सैम्पल एनिमल दूसरे के लिए भी सैम्पल बन सकते हैं, क्योंकि आपने इसको एक ड्रग तो दिया ही नहीं, आप बस इसको एक कंट्रोल के तौर पे यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंट्रोल के तौर पे यूज़ करोगे तो आप इस एनिमल को दूसरे रिसर्चर्स को एलोकेट कर सकते हो, ताकि वो अपनी स्टडी इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल तो हार्म हुआ नहीं कुछ प्रोसेस में, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, इन विट्रो एसे, सेल टिश्यू कल्चर, इन सिलिको मॉडलिंग, ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, ठीक है। एग्जांपल, अब इसके कौन से एग्जांपल है रिडक्शन में, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पावर एनालिसिस, यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, या मेटा एनालिसिस, मतलब स्टैटिकल मॉडल को आप रिफाइन कर लो। एग्जांपल, यूज़ ऑफ एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेशिया, इम्प्रूव्ड हाउसिंग कंडीशन, इनरिचमेंट, ह्यूमन एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं IAEC, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि एक इंस्टीट्यूट का एनिमल्स एथिकल कमेटी होगी, ठीक है। एवरी इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड IAEC। फंक्शन क्या है, रिसर्च प्रपोजल को रिव्यू करना, एसेस द साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, मतलब जो भी अगर बच्चा कह रहा है कि उसको 8 एनिमल चाहिए, 6 एनिमल चाहिए, 4 एनिमल चाहिए, उसको एक साइंटिफिकली वैलिडेट करना, ठीक है। इंश्योर मिनिमम एनिमल यूजेस, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई तो 4 नहीं, तुमने 4 मांगा तुम्हें 2 मिलेगा, अब उसी में से एक आप कंट्रोल बनाओ, एक टेस्ट बनाओ, ठीक है। वेरीफाई कंप्लाइंस विद CPCAC गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइंस कहती है उस हिसाब से आप उसको कंप्लाइंट कराओ। दूसरा है मॉनिटर ऑनगोइंग रिसर्च, या फिर जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जो भी रिसर्च चल रही है उसको मॉनिटर करना, ताकि उसमें एनिमल की कंडीशन अच्छी हो, या फिर कोई एनिमल के साथ मिसबिहेव या बिहेव ना किया जाए, ठीक है। नो एनिमल एक्सपेरिमेंट शुड बिगिन विदाउट IAC अप्रूवल, अगर आप एनिमल टेस्टिंग करने जा रहे हो आपको IAC अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं, रिप्लेसमेंट, अभी जो हमने देखा था, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट।
ठीक है, प्रोसेस को रिफाइन करना चाहिए ताकि एनिमल को सबसे से कम पेन हो, कम से कम स्ट्रेस हो या डिस्कम्फर्ट हो। ठीक है, इथिकल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्या क्या इथिकली, क्या क्या सही है एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसके बारे में बात करते हैं। रिसर्चर शुड इंश्योर दैट साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हो। अब ऐसा नहीं हो कि बहुत जो रिसर्च पहले हो चुकी है आप उसके बारे में अब दोबारा स्टडी कर रहे हो और फिर से एनिमल को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए, आपके पास वेटनरी डॉक्टर्स होने चाहिए या फिर एडुकेट स्पेस होना चाहिए जहाँ पे एनिमल्स को आप रख पाओ। नेक्स्ट है प्रॉपर एनिमल हैंडलिंग टेक्निक होना आना चाहिए आपको, ताकि आप एनिमल के साथ मिसट्रीट ना करो या मिस हैंडल ना करो। अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया टेक्निक आना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप उसको डेथ भी दे रहे हो या फिर उसको पेन भी हो रहा है तो एक ह्यूमन तरीके से हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत सॉफ्टली हो। ठीक है, उसे पता ना चले। ह्यूमन एनेस्थीसिया नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि अगर उसका डेथ हो रहा है तो बहुत ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत परेशान करके या स्ट्रेस करके बहुत डेथ दे रहे हो। ऐसा होना चाहिए बहुत, ताकि उसको बहुत कम से कम पेन हो। ठीक है, कंटिन्यूस वेटनरी सुपरविजन। इंपॉर्टेंस क्या है CPSCA का? प्रोटेक्ट एनिमल वेलफेयर, इंश्योर इथिकल रिसर्च, इम्प्रूव साइंटिफिक क्वालिटी, प्रमोट इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ रिसर्च डाटा, इनक्रेज डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा आपके पास CPSCA से या फिर RRR से। ठीक है, नेक्स्ट है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, जिसको हम लोग बार बार पढ़ के आ चुके हैं। GLP हर बार हमने पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपको GLP के बारे में सिंपल से यही सोचना है कि आप एक लैब में जा रहे हो। ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ते हो आप अपने फ्लोर को इमेजिन करना कि आप लैब में पहुँचे हो। ठीक है, अब उससे रिलेट करेंगे हम लोग चीज़ों को। ठीक है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इंश्योर लेबोरेटरी स्टडीज़ आर प्लान्ड, परफॉर्म, मॉनिटर, रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। सेम समझना, आप लैब पहुँचे हो, आपकी क्लास प्लान थी। ठीक है, अब अब जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो परफॉर्म करोगे। ठीक है, अब जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे। अब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो उसको एक टीचर या प्रोफेसर मॉनिटर करेगा, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड फाइल में करोगे। ठीक है, अब आप उसको रिपोर्ट करोगे, सबमिट करोगे। सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, अब इसको समझना वही उसी तरीके से है कि जैसे आप एक प्रैक्टिकल लैब करने गए in a consistent and reliable manner. GLP is essential for generating credible preclinical safety data accepted by the regulatory authorities. ठीक है, अब GLP में क्या क्या करना है? GLP के कुछ प्रोसेस हैं जो कि फिक्स्ड हैं, जिसको आपको सेम लैब जो हमने बताया था कि लैब में आप जा रहे हो उसी से रिलेट करना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ पे कुछ टीचर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ लैब टेक्नीशियंस होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब उसमें पर्सनल होंगे जो क्वालिफाइड होंगे, लैब टेक्नीशियन का अपना एक क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, क्वालिफाइड, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल, ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड कम्पिटिटिव असेसमेंट। मतलब ऐसा ना हो कि लैब टेक्नीशियन जो हो इनकम्पिटेंट हो। ठीक है, इस तरीके से वो एक लैब टेक्नीशियन है तो मतलब वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एक प्रोफेसर है तो उसके पास कुछ एलिजिबिलिटी है कि वो आपकी एक जो रिसर्च है उसको गाइड कर सकता है। नेक्स्ट है SOP होता है हर एक लैब में। आप इसको लैब में ही इमेजिन करो, एक लैब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें जो पर्सनल है क्वालिफाइड पर्सनल है, जो रिसर्च वहाँ पर रिसर्चर होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, जो लैब टेक्नीशियंस होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आप याद करो, हर एक लैब में एक इंस्ट्रूमेंट के पास SOP लिखा रहता है कि आप उसको कैसे करते हो, कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, आप उसकी डे टू डे मॉनिटरिंग भी होती है, हर बार SOP को रिवाइज भी किया जाता है डेट एंड टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट है इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, हर एक इक्विपमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है रिसर्च से पहले, ताकि चेक किया जाता है कि इक्विपमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी भी प्रॉपर रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, अब सब चीज़ को एक तरीके से हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं, लिख के रखते हैं, ताकि क्वालिटी हम एश्योर कर पाएँ कि वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा
टेस्ट आइटम, जो भी टेस्ट आइटम होंगे, जैसे वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, वो भी एक प्रॉपर होने चाहिए कि सबकी एक टैगिंग होनी चाहिए कि ये एक पैरासीटामोल का टेस्ट है जिसकी एपीआई ये है, या फिर जो भी केमिकली टैग्ड होने चाहिए ताकि आपको पता कर सके। नेक्स्ट है एनिमल फैसिलिटीज़, जो भी होंगे वो एक प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए। आर्काइविंग मतलब जो भी रिपोर्ट्स आप वहाँ पे काम किए हो सबके एक आर्काइव फाइल होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को बाद में ज़रूरत पड़े तो आप आर्काइव्स में से फाइल को निकाल के स्टडी कर सकें। नेक्स्ट होता है फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, ये एक जीएलपी एक कंट्रोल्ड सिस्टम है जिसमें आपको सब कुछ के बारे में बताया जाता है, इसके फीचर्स क्या क्या हो जाते हैं, रिलायबल हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत हद तक डॉक्यूमेंट किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अगर सेम प्रोसेस को, सेम टेस्ट को हम दोबारा करें तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर आपने पहली बार टेस्ट को अच्छे से किया, आपने रिजल्ट एक्स लाया, तो जितनी बार भी ये टेस्ट परफॉर्म होगा उतनी बार रिजल्ट एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, दैट्स नोन एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तीसरा है ट्रेसिबिलिटी, अगर कोई एक्स किसी ने अगर टेस्ट किया, उसके बीच में 12 स्टेप थे और वो सारा स्टेप्स डॉक्यूमेंटेड है, तो हमको पता लग सकता है कि अगर ये स्टेप, अगर एक मॉलिक्यूल जो बीच में है, अगर एक रिएजेंट ख़राब था, रिएजेंट उसने गलत यूज किया है और उसकी टैगिंग हमें करना है, तो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं क्योंकि हर एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, तो हम इसको ट्रेस करके कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है तो इस वजह से ट्रांसपेरेंट है। कंप्लायंस मीन्स कि आपकी रिपोर्ट्स की वैलिडेशन, नेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज आपकी रिपोर्ट्स की वैलिडेशन करेगी अगर आपका लैब जीएलपी सर्टिफाइड है तो। जीएलपी का फ्लो क्या होता है? वर्क फ्लो, स्टडी को प्लान करो, एसओपी को प्रिपेयर करो, एनिमल को एक्सपेरिमेंट करना, डाटा का रिकॉर्ड रखना, क्वालिटी एश्योरेंस करना ताकि क्यूए चेक करते रहें, स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करना, फाइनल रिपोर्ट, फिर रेगुलेटरी सबमिशन। ठीक है, अब जीएलपी कौन कौन से चीज़ को इंश्योर करता है? सबसे पहले डाटा इंटीग्रिटी, ट्रेसिबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, एनिमल वेलफेयर या पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर डाटा क्वालिटी, इंप्रूव रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मेंटेन स्टडी इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, फैसिलिटेट रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल ऑफ जीएलपी, organization and personnel, laboratory should have qualified personnel with the clearly identified responsibility। सेम लैब वाली जी बातें हम जो कर रहे हैं, आप लैब पहुँचे हो, लैब में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लैब है, लैब में जो भी टेक्नीशियंस या सपोर्ट स्टाफ काम कर रहा है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। फैसिलिटीज़ में क्या क्या आ जाती है कि अगर आप लैब गए हो तो वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, एनिमल्स रूम अच्छे होने चाहिए, स्टोरेज एरिया अच्छे होने चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ होने चाहिए। आपको पता होगा कि जो भी हम टेस्ट करते हैं या फिर मेडिकल वेस्ट होते हैं उसकी एक अलग से गाइडलाइन होती है कैसे कोई भी मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना, बायो हजार्ड्स को। ठीक है, इक्विपमेंट जो भी होंगे वहाँ पे यूज़ करने के लिए वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए या रेगुलरली मेंटेन्ड होने चाहिए, वैलिडेट करना पड़ता है हमें यूज़ करने से पहले। एसओपी जो होंगे वो क्लियरली रिटन होंगे और रूटीन एसओपी होंगे। टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम का कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए, जिसे पता होना चाहिए ये टेस्ट आइटम है, ये रेफरेंस आइटम है। ठीक है, ये कैसे होगा? ये अगर कोई भी आइटम है उसको ले करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज जो होगी बहुत अप्रोप्रिएटली होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन। जो भी रॉ डाटा है आप उसको लिख के रखोगे या फिर रिकॉर्ड बुक में एंट्री करके रखोगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, तीसरा है कौन सा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आपने किया, डेविएशन क्या हुआ, फाइनल रिपोर्ट क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस, ये एक इंडिपेंडेंट की हुई यूनिट होता है कि जैसे आपका प्रोफेसर है वो कभी भी आके चेक कर सकता है कि तुम सही से कर रहे हो कि नहीं। एंड इंडिपेंडेंट की हुई यूनिट वेरीफाइज द कंप्लायंस विद द जीएलपी एंड इंश्योर द स्टडी इंटीग्रिटी। कि अगर आपका प्रोफेसर, आप लैब में गए हो, काम कर रहे हो, आप ढंग से काम ही नहीं कर रहे हो, आप HPLC गलत लगाया, तो आपका जो प्रिंसिपल है या फिर HOD है वो भी आके चेक कर सकता है कि आपने सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है? रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल डाटा, इम्प्रूव्ड लेबोरेटरी एफिशिएंसी, ईजियर रेगुलेटरी अप्रूवल, बेटर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, इनहैंस साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। लिमिटेशन क्या है? कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन है,
क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट करना, अच्छे स्टैंडर्ड्स की मशीन, टेस्ट, रिएजेंट सब कुछ यूज़ करना, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड ट्रेंड पर्सनल। आप ऐसा नहीं है कि अनट्रेंड पर्सनल के साथ जीएलपी ऑथराइजेशन ले सको। टाइम कंज्यूमर एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, मतलब जो भी प्रोसीजर होता है वो बहुत डॉक्यूमेंटेड होता है, इससे बहुत स्लो मूविंग होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा बायोएसे। बायोएसे प्रिंसिपल, उसके स्कोप, लिमिटेशंस एंड मेथड्स। बायोएसे में क्या है, बहुत ही जनरली बहुत बेसिक से देखोगे आप, ठीक है। अब बायोएसे इज़ अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। दो तरीके के एस्टिमेशन होते हैं रिसर्च। पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। आपको यहीं से समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी इन्वॉल्व है, क्वांटिटी। क्वालिटी, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, ठीक है। अभी इसको समझना, ठीक है। स्पेलिंग गलत है थोड़ा सा, ठीक है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी मीन्स क्या है कि अगर हम कोई भी रिसर्च करेंगे उसमें हमको एक क्वांटिटी मिलेगी, एक मेजरेबल अमाउंट मिलेगा कि एक माइक्रोग्राम, एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो कि नंबर्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। आप समझो क्वांटिटी क्या होता है, मेजरेबल नंबर होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होती है, मेजरेबल कोई भी चीज़ का डाटा हम उसको नंबर्स के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव जो रिसर्च होते हैं इसमें नंबर्स नहीं दे सकते। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि किसी की लाइफ बढ़ गई, मतलब हार्ट रेट ठीक हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, दो हार्ट रेट का ही, हार्ट से रिलेटेड लेते हैं, ठीक है। एक किसी हम पेशेंट का बोल रहे हैं कि भाई इसकी हार्ट अच्छा हो गया, क्वालिटी बढ़ गई, हार्ट की क्वालिटी बढ़ गई, तो क्या हम इसको मेज़र कर सकते हैं क्वालिटी को, कि हार्ट की क्वालिटी क्या बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, मतलब नहीं मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई बोले कि हार्ट बीट, ये जो ड्रग है, ए ड्रग है, जिसको लेने से कोई इंसान खुश रहता है, मतलब उसकी हार्ट हेल्दी रहती है, इसको एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन एक ड्रग को अगर आप ए ड्रग को लेने से हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है कि हम मेजर कर सकते हैं कि अगर 1 ग्राम ड्रग लेने पे इतना इम्पैक्ट आया, 2 ग्राम लेने पे इतना इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो बायो एसे इज़ अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मतलब एक नंबर्स के फॉर्म में एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑफ पोटेंसी और कंसेंट्रेशन ऑफ अ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस बाय मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम। की सेम यही बात है कि 1 माइक्रोग्राम लेने पे आपकी ड्रग इतनी बढ़ रही है, 2 माइक्रोग्राम लेने पे आपकी ड्रग इतनी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब बायो ऐसे में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे हमने 1 ग्राम ड्रग लिया, ठीक है, 1 ग्राम ड्रग लिया। अब दो एनिमल है हमारे पास, ए और बी, ठीक है। 1 ग्राम ये एक स्टैंडर्ड ड्रग है और हम 1 ग्राम टेस्ट ड्रग ले रहे हैं। समझना, इससे आपको बायो ऐसे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। 1 ग्राम अगर आप ए एनिमल पे लेते हो, आप उसको टेस्ट करते हो, तो आपको 500 इफ़ेक्ट मिलता है। आप 500 इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट करो, आप समझो कि मतलब उसका बुखार ठीक हो जा रहा है, ठीक है। 500% इफ़ेक्ट मिलता है, और 1 ग्राम टेस्ट ड्रग को लेने पे आपको 400 ग्राम इफ़ेक्ट मिलता है, या इसका बुखार ठीक नहीं होता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। तो बायोस में हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं बायोलॉजिकली कि ये टेस्ट सब्सटेंस ये स्टैंडर्ड से कितना बेहतर है, ठीक है। Bios is a quantitative estimation of potency or concentration of a biologically active substance by measuring its effect on living system. It is used when chemical methods are inadequate and biological activity is more important than chemical composition. ठीक है, देखते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे। बायोएसे इज अ साइंटिफिक मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस बाय comparing its effect with the standard preparation of known potency under the same experimental condition.
बायोलॉजिकल सिस्टम लिया आपने, अब ड्रग का इंटरेक्शन होता है, रिस्पॉन्स आप मेजर करते हो, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व आता है, पोटेंसी एस्टिमेट करते हो। बहुत बेसिक एक प्रोसेस है कि आपने ड्रग लिया, ड्रग बॉडी में जाके काम करेगी, उसका रिस्पॉन्स दिखेगा, और कितना रिस्पॉन्स दिखेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि ड्रग कितना पोटेंट है। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसके साथ हम थोड़ा बायो एसे को ऐड करेंगे। ये नॉर्मल एसे मेथड है, ठीक है, कि अगर हम 500 mg ड्रग ले रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या मिल रहा है और कितना स्टैंडर्ड बन सकता है। अब कंपैरिजन ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट ड्रग, जैसे आपने एक ड्रग लिया, उसकी ग्राफ ये है, ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रग की ग्राफ ये है। अब इसकी ईडी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव डोज, इफेक्टिव डोज कि कितने परसेंट में ड्रग अपना इफ़ेक्ट शो कर रहा है। आम भाषा में यही है कि अगर दोनों का ईडी बराबर है, ठीक है, अगर इफ़ेक्टिव डोज नहीं यहाँ पे, ठीक है, अगर दोनों का ईडी टेस्ट और स्टैंडर्ड का बराबर है, इसका मतलब क्या, दोनों के पोटेंशियल बराबर है। अगर ईडी टेस्ट की ज़्यादा है, मतलब टेस्ट सब्सटेंस जो ईडी मतलब इफ़ेक्टिव डोज, मतलब ये समझो अगर कोई पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं कि जनरली अब हम लोग 500 mg, अब तो 650 रख लेते हैं, ठीक है। अगर दो ड्रग है ए और बी, ए ड्रग 650 पैरासीटामोल में बुखार को कम करता है। अब बी ड्रग है, अगर ये 100 mg में ही बुखार को कम कर दे सेम अमाउंट में जितना 650 कर रहा है, तो इसकी इफ़ेक्टिव डोज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी पोटेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर ईडी कम है, इफ़ेक्टिव डोज कम है, ईडी इज़ स्मॉलर देन ईडी 50, तो टेस्ट ड्रग इज़ मोर पोटेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड से जो हमारा टेस्ट ड्रग का जो ईडी है वो कम है, तो ड्रग मोर पोटेंट। अगर हमारा ईडी ज़्यादा है, जैसे अगर 600 650 mg में बुखार ठीक हो रहा था स्टैंडर्ड पैरासीटामोल, और जो टेस्ट ड्रग ले रहे हैं उसको 1000 mg लग रहा है सेम ड्रग सेम अमाउंट ऑफ पोटेंसी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट जो ड्रग जो हमने टेस्ट ड्रग लिया वो लेस पोटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो पोटेंसी मेजरमेंट होता है, इसी को अगर लिविंग बॉडी के अंदर किया जाए, लिविंग बॉडी अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो उसको बायो एसे कहते हैं। ठीक है, अगर इसी को बायो से कहते हैं, अगर जो भी टेस्ट है वो एक लिविंग बॉडी के अंदर हो, मतलब एक एनिमल इसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको बायो एसे कहते हैं। अब दो तरीके के बायो एसे आते हैं, ग्रेडेड या क्वांटल। क्वांटल इज़ लाइक ऑल या नन रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसको, ऑल या नन। ठीक है, अगर आपने किसी को दिया है ये ड्रग, तो उसकी डेथ होगी या सर्वाइव करेगा, या प्रोटेक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, हार्ट स्टार्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब बहुत क्लियर होता है। अब ग्रेडेड में क्या होता है कि आप इतना दिए हो, 1 ग्राम दिए हो, तो हार्ट रेट पहले ये था, हार्ट रेट 60 था, ठीक है, नॉर्मल रैट का। आपने 1 माइक्रोग्राम ड्रग दिया, हार्ट रेट 62 हो गया। 2 माइक्रोग्राम दिया, हार्ट रेट 65 हो गया। 3 माइक्रोग्राम हुआ, हार्ट रेट 100 हो गया, 70 हो गया। इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो आपको एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स मिल रहा है कि थोड़ा 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 करके रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, अब इसके डेफिनेशंस, bioassay is a determination of biological activity of substance by comparing its effect with the standard preparation under controlled reaction. ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिविंग सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कि मतलब कितना डोज देने पे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, as the dose of biologically active substance increases, the biological response also changes in a predictable manner. कि अगर आप उसको ड्रग दे रहे हो तो उसका प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स यही होगा कि ड्रग देने से उसकी जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ेगी, ठीक है, या घटेगी, जो भी होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ बायो से क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उसको हम स्टैंडर्डाइज कर पाएँ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट करके
उससे हम कंपेयर करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू जो भी टेस्ट सब्सटेंस होती है उसकी पता चल जाती है। पोटेंसी ऑफ टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, हार्मोन एस्टिमेशन, एंटीबायोटिक एसे, टॉक्सिसिटी स्टडी, ड्रग डेवलपमेंट, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च। रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल बायोअसे क्या होता है कि आइडियल क्या है भाई, सबसे जो एक्यूरेट है बायोअसे वो क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सेम रिजल्ट को बार बार रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। अब देखते हैं मेथड्स, ऑल या नन रिस्पॉन्स। मेथड्स ऑफ बायोअसे, पहला क्वांटल बायोअसे जिसमें ऑल या नन रिस्पॉन्स मिलता है। एग्जाम्पल डेथ या सर्वाइवल, दूसरा कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, मतलब क्लियरिटी होती है आपको। ग्रेडेड में मसल कंट्रैक्शन का एग्जांपल ले लो, आप डोज बढ़ा रहे हो मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, डोज घटा रहे हो मसल कॉन्ट्रैक्शन घट जाएगा। ब्लड प्रेशर चेंज, हार्ट रेट, एंजाइम इनिबिशन या एंजाइम एक्टिवेशन, ठीक है। कॉमन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कौन कौन से होते हैं ये टेस्ट को करने के लिए, सबसे पहला मैचिंग मेथड्स है, ठीक है, जिसमें हम एक टेस्ट लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, दोनों को मैच करते हैं कि क्या कंसंट्रेशन पे जाके ये रिस्पांस मिल रहा है। ब्रैकेटिंग मेथड्स में इसमें अननोन रिस्पांस जो है उसको दो स्टैंडर्ड रिस्पांस, एक लो डोज एक हाई डोज के स्टैंडर्ड रिस्पांस के बीच में रख के देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है, कितना ये कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है 3 पॉइंट ऐसे, 2 डोज ऑफ स्टैंडर्ड 1 डोज ऑफ टेस्ट, ठीक है, सिंपल एंड कॉमनली यूज। 4 पॉइंट ऐसे में 2 स्टैंडर्ड होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया कौन सा है, प्रोवाइड ग्रेटर प्रिसीजन एंड परफॉर्म प्रीफर्ड मेथड फॉर द रूटीन पोटेंशियल एस्टिमेशन में कौन सा होता है, 4 पॉइंट मेथड, ठीक है। अगर पूछे सबसे बेस्ट मेथड कौन होता है बायोअसे का, 4 पॉइंट बायोअसे। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बायोअसे टाइप, सबसे पहले सिंपल है, बायोअसे करते किस चीज़ के लिए, सबसे पहले एक्टिव प्रिंसिपल बायोलॉजिकल एक्टिविटी को देखने के लिए, दूसरा है सेफ्टी ऐसे करने के लिए, तीसरा है पोटेंशियल देखने के लिए कि ड्रग पोटेंट कितना पोटेंट है या नहीं है, चौथा है कीमोथेरेपी ऐसे, ठीक है, कि हम देखते हैं कि उस ड्रग की कितना कीमोथेरेपिकली वैल्यू है कि नहीं। मेथड्स कौन कौन से हैं, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा ब्रैकेटिंग, तीसरा है थर्ड पॉइंट मेथड, 4 पॉइंट बायोअसे। मतलब इतने से चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि चारों में एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होती है। मैचिंग मेथड में एक स्टैंडर्ड है, एक टेस्ट है जिसमें बहुत एक्यूरेट होने का चांस बहुत कम है। अब इसमें है कि एक हम गैप बनाते हैं, एक लो डोज का गैप, एक हाई डोज का गैप, इसके बीच में ड्रग को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डोज इसको घटाते जाते हैं, इसका घटाते हैं, तो फिर हम चेक करते हैं कि कितना पोटेंट है ये ड्रग या नहीं है। तो ये क्या होता है, मोर एक्यूरेट देन मैचिंग। मैचिंग से तो ज़्यादा एक्यूरेट है भाई, क्योंकि इसमें 2 डोज है, तीसरा है इसमें एक स्टैंडर्ड लेते हैं, इसमें एक लो डोज लेते हैं, एक हाई डोज लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या एक्यूरेट कितना है या नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट ऐसे में एक स्टैंडर्ड रहता है, एक टेस्ट होता है जो लो डोज होता है, एक टेस्ट होता है हाई डोज होता है, फिर हम लोग चेक करते हैं एफिकेसी को, ठीक है, या पोटेंशी को। चौथा एक्सपेरिमेंटल, इसमें 4 लेते हैं, 2 स्टैंडर्ड लेते हैं, एक लो हाई और टेस्ट भी लो हाई लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। इसके एडवांटेज क्या है, मेजर द ट्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोअसे का है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बायोअसे क्या है, यूजफुल व्हेन केमिकल एनालिसिस इज़ नॉट पॉसिबल, कि मतलब केमिकली हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि ए ड्रग या बी ड्रग में दोनों बहुत सिमिलर है, तो लेकिन हो सकता है कि बायोलॉजिकली एक्टिविटी इन दोनों को बहुत कम हो, ठीक है। ए बहुत ही पोटेंट हो सकता है, बी बहुत कम पोटेंट हो सकता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि बायोलॉजिकली कितना एक्टिव है। सिमिलरिटी तो दोनों में बहुत है, लेकिन एक्टिविटी में बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत चेंज हो सकता है। हेल्प इन क्वालिटी कंट्रोल इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। लिमिटेशन क्या, बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, जैसे एक ह्यूमन है दूसरे ह्यूमन से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों के जीनोम अलग हो सकते हैं, या जैसे एक एनिमल है जिसको जो कि लैक्टोज टॉलरेंट है, ठीक है। अब ये मिल्क पी रहा है, इसको डिजीज़ हो जा रही है, कंडीशन ख़राब हो जा रहा है। जो बी है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है,
तो ये मिल्क को आराम से पचा रहा है, तो फिर दोनों में बायोलॉजिकली डिफरेंशियबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होगा, रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स और टिश्यूज़, लेस प्रिसाइज देन इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड्स। इथिकल कंसर्न्स आर रिगार्डिंग एनिमल यूज, क्योंकि आप बार बार एनिमल्स का यूज कर रहे हो तो ये बहुत इथिकली मैसेज एक गलत जाता है और इसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या, इंसुलिन एस से, ऑक्सीटोसिन एस से, डिजिटल प्रिपरेशन, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, सीरम्स या विटामिन या हार्मोनल प्रिपरेशन। एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, CPCA रेगुलेट द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ इंडिया अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्यूरिलिटी एनिमल एक्ट 1960। 3R क्या है, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट। GLP क्या है, GLP इज़ अ क्वालिटी सिस्टम इंश्योरिंग द लेबोरेटरी स्टडीज आर प्लान्ड, कंडक्टेड, रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। बायो से estimate the biological potency of a substance by comparing it with the standard dose on a dose response relationship या dose response curve में, ठीक है। कंपेयर करते हैं कि दोनों को क्या इफेक्ट मिलता है। 4 point बायोसे जनरली मोर एक्यूरेट देन 3 point बायोसे, ठीक है। क्विक रिवीजन टिप्स दिए हुए हैं। अब ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, सबसे पहले आपको देखना जनरल एस्पेक्ट, एनिमल्स और उसके स्ट्रेंस का हैंडलिंग कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है। अब इसको ओवरव्यू के तौर पे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछ सकता है कि एनिमल्स के हैंडलिंग कैसे किया जाता है, फिर उसके स्पीसीज से आ सकता है, स्ट्रेन से आ सकता है, उसके हैंडलिंग से आ सकता है। एप्लीकेशन तो आपको सब में लिखना ही लिखना है, कॉमन है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, उसको मेंटेन कैसे करता है, उसकी एप्लीकेशन सब जगह आपको लिखना ही लिखना है, ये तो कॉमन है, ठीक है। प्रोसीजर एंड हस्बेंड्री में देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर। सबसे पहले एनेस्थेसिया, यूथेनेशिया, ठीक है। उसको पेन किलर देना या फिर उसको मारना लाइफ में बहुत मेन क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है। मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग, कि जो भी एनिमल हाउस है उसके मेंटेनेंस कैसे हो रही है या ब्रीडिंग कैसा हो रहा है, ब्रीडिंग, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मतलब CPCA गाइडलाइन को आप फॉलो कर रहे हो तो मतलब IAEC गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हो, क्योंकि CPCA के अंडर ही IAC आती है, ठीक है। CPCA का अगला प्रिंसिपल क्या है, 3R। नेक्स्ट है GLP टॉपिक, ठीक है। GLP को हमने डिटेल में देखा कि SOP होना चाहिए, QA होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ये सब। नेक्स्ट है एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें हम बायोएसे मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसमें चेक करते हैं कि एक टेस्ट सब्सटेंस एक स्टैंडर्ड के साथ बायोलॉजिकली सिस्टम में कैसे इम्पैक्ट करता है, बस दैट्स इट। एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोर प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है। अब ये यूनिट ख़त्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब ये यूनिट नेक्स्ट यूनिट में हम लोग मिलते हैं, यूनिट 2 में, ठीक है। अब ये जो नोट्स है आपको नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर आप एक लिंक होगा उसको क्लिक करते ही आप नए वेब पेज पे डायरेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे हर एक चैप्टर्स का नाम लिखा होगा, हर एक सब्जेक्ट का, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।